हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आज के टाइम में बात करना बहुत जरूरी हो गया है, जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। क्योंकि आरआईवी के एक सब्सक्राइबर हैं अमन श्रीवास्तव, उन्होंने आरआईवी को कमेंट किया था हेल्थ इंश्योरेंस पर वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआईवी हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर इसको मेडिक्लेम के नाम से भी जाना जाता है। मेडिक्लेम, हेल्थ इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस एक ही चीज है, बट यह चीज आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गई है। एक आम आदमी को अवश्य ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, और आम आदमी को ही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में सभी को लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में यदि किसी को किसी बड़ी बीमारी या फिर बड़ी डिजीज के कारण हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, तो आज के टाइम में हॉस्पिटलाइज होने का मतलब है कि आपके द्वारा जमा की गई आपकी बरसों की पूंजी कुछ ही समय में पानी की तरह हॉस्पिटल में बह जाती है। मतलब बहुत महंगी महंगी दवाइयां, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स और हॉस्पिटल्स की बहुत महंगी महंगी फैसिलिटीज आपकी जमा पूंजी को कुछ ही दिनों में खत्म कर सकते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी तो हो गया है, और हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके द्वारा हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसी 11 बातें बताऊंगा जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। तो उन 11 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब है कि एक व्यक्ति को अपने लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कितने रुपीज का मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए। मतलब जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 7 लाख ऐसे। और यदि मिनिमम सम इंश्योर्ड की बात करें मेडिक्लेम में, तो एक फैमिली के लिए 5 लाख का कवर मिनिमम होना चाहिए। इससे अधिक आप जितना भी लेना चाहें, 7 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक कितना भी आप ले सकते हैं। जितना ज्यादा आप मेडिक्लेम लेंगे, जितने ज्यादा रुपीज का आप सम इंश्योर्ड लेंगे, उतनी ज्यादा आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम हो जाएगी, किस्त हो जाएगी। मेडिकल इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल और एक फैमिली फ्लोटर। इंडिविजुअल मीन्स यदि कोई एक व्यक्ति अपने अकेले के लिए कोई मेडिकल क्लेम ले रहा है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल पॉलिसी, और यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी फैमिली के लिए ले रहा है तो उसको बोलेंगे फैमिली फ्लोटर प्लान। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि आपके फैमिली में यदि 4 मेंबर्स हैं, एक आप, एक आपकी मिसेज और 2 आपके बच्चे, तो उन चारों के लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस हो जाएगा, उसको बोला जाएगा फैमिली फ्लोटर प्लान। और एक हो जाएगा आपकी मदर के लिए या आपके फादर के लिए। घर में जो भी कोई एजेड है उसके लिए एक अलग प्लान लेना चाहिए, जैसे आपकी मदर या फादर या दादी, दादाजी, कोई भी हो सकता है। क्योंकि जितनी ज्यादा एज होगी उतनी ही ज्यादा उसकी किस्त जाएगी। इसका एग्जांपल मैं आपको खुद से ही देता हूं। मैंने अपने लिए, अपनी मिसेज के लिए और अपने 2 बच्चों के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान चेक किया था 25 लाख का। तो उसकी किस्त बन रही थी 17-18 हजार के अप्रॉक्स। और मैंने अपनी मदर के लिए चेक किया, क्योंकि मेरी मदर की एज 55 के समथिंग है, उनके लिए चेक किया। अब देखिए, मेरी मदर अकेली हुई, हम 4 हैं और इधर मेरी मदर अकेली हुई, तो मेरी मदर के अकेले होने के बाद भी उनका 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 17-18 हजार किस्त। मतलब 17-18 हजार में 25 लाख का हम चारों का इंश्योरेंस, और 17-18 हजार में 25 लाख का मेरी मदर का अकेली का इंश्योरेंस। मतलब जितनी एज ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ईएमआई होगी, उतनी ज्यादा प्रीमियम होगी। मेडिक्लेम के लिए ध्यान रखने वाला जो तीसरा पॉइंट है वह है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मतलब जिस कंपनी से हम मेडिक्लेम ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है। मतलब आपको यह देखना है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो हायर होगा उसी का आपको मेडिक्लेम लेना है। मेडिक्लेम लेते टाइम चौथा पॉइंट जो ध्यान रखने वाला है वह है हॉस्पिटल की नेटवर्क कवरेज। मतलब जिस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से आप मेडिकल क्लेम ले रहे हैं उसका नेटवर्क कवरेज कितना बड़ा है। मतलब जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स में उनका कवरेज होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसी कंपनी का मेडिक्लेम ले जिनके नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स आपके नियर बाई आते हो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े। और जितना बड़ा नेटवर्क कवरेज होगा उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस सुविधा ले पाएंगे। मतलब जिस जिस हॉस्पिटल्स में आपकी कंपनी का नेटवर्क कवरेज है उन सभी हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस सुविधा ले पाएंगे। यदि नेटवर्क कवरेज के अलावा आप किसी अदर हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने गए हैं तो वहां पर आपका ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, बट आपको अपनी पॉकेट से वहां पर सारा पैसा पे करना होगा। उसके बाद आप वहां के सभी बिल्स अपनी मेडिक्लेम कंपनी को सबमिट करके वहां से सारा पैसा ले सकते हैं। बट नेटवर्क वाले यदि हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहां आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए नेटवर्क कवरेज देखना बहुत जरूरी है। अब 5वां पॉइंट है सबलिमिट और कैपिंग। इसका मतलब यह है कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज पर या बीमारी पर एक सबलिमिट लगा दी जाती है कि आप इतने रुपए से अधिक का उस डिजीज में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं।
इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 7 लाख रुपीस का मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और आप हार्ट सर्जरी कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपका हार्ट सर्जरी का बिल हुआ 6 लाख, बट आपकी हार्ट सर्जरी पर आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में 5 लाख की सब लिमिट थी। तो आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी है वह आपका पूरा 6 लाख का बिल पे नहीं करेगी, केवल 5 लाख रुपए पे करेगी, क्योंकि आपके मेडिकल इंश्योरेंस में हार्ट सर्जरी के लिए 5 लाख की सब लिमिट थी। इसलिए वह 5 लाख पे करेगी और ऊपर का जो 1 लाख हुआ वह आपको अपनी पॉकेट से पे करना होगा। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि किस किस डिजीज पर कितने रुपए की सब लिमिट्स हैं या फिर सब लिमिट्स हैं या नहीं, और वही पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए जिनमें कम से कम सब लिमिट्स हो या फिर सब लिमिट्स हो ही ना। 6th पॉइंट इज एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मींस किन्हीं चीजों को छोड़ देना, मतलब आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कवर नहीं होंगी, जो छोड़ दी जाएंगी, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी। यदि आप अपनी बॉडी पर कहीं भी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं तो वह आपके मेडिक्लेम में कवर नहीं होगा, आप उसको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पेमेंट नहीं कर सकते। प्लास्टिक सर्जरी कभी भी मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। या फिर स्पोर्ट्स एडवेंचर, यदि आप कहीं पर एडवेंचर के लिए गए हैं और वहां पर आपके लिए साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो एडवेंचर के टाइम आपके साथ हुई दुर्घटना भी मेडिक्लेम में कवर नहीं होगी। या फिर कोई ऐसी डिजीज या बीमारी जो आपको पहले से हो और आपने मेडिक्लेम लेते टाइम उसको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के साथ डिस्क्लोज ना किया हो, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को ना बताया हो, और बाद में उसको वह पता लग जाए कि आपको पहले से यह बीमारी थी, तो उसका क्लेम भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेडिक्लेम लेते टाइम देखना चाहिए कि क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या क्या चीजें मेरे मेडिकल इंश्योरेंस में कवर हो रही हैं और क्या क्या नहीं हो रही हैं। तो जिस मेडिकल इंश्योरेंस में कम से कम एक्सक्लूजन्स हो वही मेडिकल पॉलिसी सिलेक्ट करनी चाहिए। 7वां पॉइंट है रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट मींस जब आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको जिस रूम में रखा जाएगा उसका भी रेंट चार्ज किया जाता है। तो आपको यह देखना है कि जो पॉलिसी आप ले रहे हैं उसमें रूम रेंट लिमिट कितनी है। अधिकांश यह होता है कि रूम रेंट लिमिट टोटल सम इंश्योर्ड की 1% होती है। मतलब यदि आपका 7 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस है और उसकी रूम रेंट लिमिट 1% है तो 7 लाख का 1% 7000 हुआ, 7000 मींस आपको पर डे ओनली 7000 रुपए ही रूम रेंट लिमिट के मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें रूम रेंट लिमिट या तो बिल्कुल भी ना हो और यदि हो तो हायर हो, बहुत ज्यादा हो। 8वां पॉइंट है नो क्लेम बोनस। यदि आज आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है और आपने 1 साल तक उसमें कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो आपको नेक्स्ट पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस मिलेगा। मतलब मेडिकल इंश्योरेंस कराने के बाद किसी भी तरह के क्लेम को ना लिया जाए तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ बोनस देती है। नो क्लेम बोनस को शॉर्ट फॉर्म में एनबीसी भी कहते हैं। नो क्लेम बोनस 2 टाइप से दिया जाता है। कोई कंपनी आपकी सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर सकती है, मतलब जितने का आपने इंश्योरेंस लिया है और उसमें आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपका 10% या 20% उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब यदि आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है और 1 साल में आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो नेक्स्ट ईयर आपका वह इंश्योरेंस 10 लाख ना रहकर 11 लाख का हो जाएगा। और एक टाइप का नो क्लेम बोनस हुआ प्रीमियम रिड्यूस करके, मतलब आपकी किस्त घटा के। मतलब यदि आपने कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की किस्त को कम कर दिया जाएगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम यह ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा नो क्लेम बोनस दे रही हो उसी को सिलेक्ट करना चाहिए। आरआईवी चाहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और नो क्लेम बोनस एंजॉय करते रहें। 9th पॉइंट इज वेटिंग पीरियड। ट्रेन में टिकट बुक करते टाइम तो आपने वेटिंग के बारे में जरूर सुना होगा, ऐसे ही मेडिकल इंश्योरेंस में भी वेटिंग पीरियड होता है। जैसे कि एक वेटिंग पीरियड तो अधिकांश सभी मेडिकल इंश्योरेंसेज में होता है, वह होता है 30 डेज का। मतलब यदि आज आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो आप 30 डेज तक कोई भी क्लेम नहीं ले सकते हैं। उस मेडिकल इंश्योरेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार का क्लेम 30 डेज के अंदर नहीं ले सकते हैं। बट यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तब आपको उस दुर्घटना की कंडीशन में क्लेम मिलेगा। अन्यथा दुर्घटना के अलावा आपको किसी भी कंडीशन में मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर 30 दिन तक कोई भी क्लेम नहीं मिल सकता है। उसके अलावा कई डिजीज या बीमारी ऐसी होती हैं जिनके लिए अलग अलग कुछ महीनों का या कुछ सालों का वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि कैंसर या फिर घुटनों की सर्जरी। 1 महीने बाद आप कैंसर का इलाज कराने के लिए चले गए हैं तो आपको उसमें कैंसर के इलाज के लिए कवर नहीं दिया जाएगा, और ना ही घुटनों की सर्जरी के लिए, क्योंकि कैंसर और घुटनों की सर्जरी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एकदम से नहीं पनपती हैं। ये बहुत पहले से आपके शरीर में पनपती हैं और धीरे 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 बढ़ती रहती हैं। या और भी कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए कुछ वेटिंग पीरियड रहता है। तो इसलिए मेडिक्लेम लेते टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि किस इंश्योरेंस कंपनी में किस डिजीज के लिए कम से कम वेटिंग पीरियड है। 10वां पॉइंट है राइडर्स। आपने LIC की पॉलिसी यदि कराई हो तो राइडर्स का नाम जरूर सुना होगा, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप एड ऑन कर सकते हैं। मेडिक्लेम कंपनी जो आपको पॉलिसी के अंतर्गत सुविधाएं दे रही है
उसके अलावा यदि आप कुछ छोटी छोटी चीजें ऐड कराना चाहते हैं तो वह राइडर्स के थ्रू आप करा सकते हैं, बट उन छोटी छोटी फैसिलिटीज को अपनी मेडिक्लेम इंश्योरेंस में ऐड करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होगा। तो ध्यान रहे, राइडर्स क्या क्या मिल सकते हैं यह ध्यान रखना चाहिए। उन राइडर्स की वजह से आपकी कितनी प्रीमियम इंक्रीज हो रही है यह भी ध्यान रखना चाहिए। 11वां पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस। मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले आपने जितने भी दिन तक अपने घर पर ट्रीटमेंट कराया है या अपने घर पर दवाइयां खाई हैं, उनका चार्जेस क्या आपकी मेडिक्लेम कंपनी आपको दे रही है, और हॉस्पिटल से आने के बाद आप घर पे जो ट्रीटमेंट लेंगे और जो दवाइयां लेंगे क्या उनका भी पेमेंट आपको दे रही है। मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले और हॉस्पिटल से आने के बाद के खर्चे क्या आपकी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, या जैसे कि दवाइयों की कीमत की इतना % मेडिक्लेम कंपनी देगी। तो ये सारी चीजें आपको मेडिक्लेम लेते टाइम नोट करनी चाहिए, देखनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 11 पॉइंट थे मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम ध्यान रखने योग्य और बहुत ही महत्वपूर्ण। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यह जानकारी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आरआईवी आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाता रहेगा। आरआईवी कोशिश करेगा कि आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में एक संपूर्ण सीरीज बनाई जाए जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस को बहुत बारीकी से समझाया जाए। तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी, मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी, मतलब आपके पैसे से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आरआईवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में आपका अभी भी कोई डाउट हो तो आप आरआईवी को कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।